वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक पूरा का पूरा दिल से सुनना, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें मैं इंपॉर्टेंट आपको बताने वाला हूँ। कुछ चीजें मैं लिखूंगा, कुछ चीजें मैं बोलूंगा। आज मैं 9:30 को लाइव आने वाला हूँ, आपको टॉप 20 क्वेश्चंस बताने वाला हूँ कि इस तरह के अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किए, कल के एग्जाम में आप आराम से 50+ मार्क्स स्कोर करोगे। और दोस्तों, आपने M1 M2 लगभग M2 का प्रिपरेशन इस चैनल से किया, M1 का किया, आप चाहते हो कि अगर M3 का भी प्रिपरेशन इसी चैनल से करना है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लोगों तक शेयर कर दो। और फर्स्ट टाइम मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तो आज यार सब्सक्राइबर का जो नंबर है वो बढ़ना चाहिए। चलो अब मैं आता हूं अपने टॉपिक पे। सर, क्या स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे? मैथ्स का पेपर हम ऐसा कैसे लिखें कि जिसकी वजह से हमें स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे? सर, क्या बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि मैं आधा सॉल्व करूंगा तो क्या मैं पास हो सकता हूं? जरूर। अगर आपको अगर स्टेप के रूल के अकॉर्डिंग आपको बहुत सारी चीजें पता है तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। चलो मैं आता हूं अपने पार्ट पे। अब दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है, मुझे पता है ये बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन के बारे में जानते नहीं होंगे। जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा उनको पता होगा ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है, क्या है। मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, बस मैं यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन बता रहा हूँ। आपको अगर पता होगा कि आपने फर्स्ट लेसन में इस तरह के डिफरेंट टाइप्स पढ़े होंगे, तो आपको पता होगा एक ये भी टाइप्स आपने पढ़ा होगा, dy/dx प्लस पी वाई विच इज इक्वल टू क्यू। अब दोस्तों, यहाँ पे ये जो इक्वेशन है हमारा dy/dx प्लस यहाँ पे समथिंग कुछ दिख रहा है और y है और समथिंग यहाँ पे कुछ दिख रहा है, तो उसी तरह का इक्वेशन है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। गलती करते हो। आपका पेपर प्रेजेंटेशन में ऐसे नहीं होना चाहिए। आप इसे पहले इक्वेशन नंबर 1 दो, जो भी आपका क्वेश्चन दिया है उसे आपने लिखा। लिखने के बाद आपको फिर यहाँ पे क्या लिखना है, कंपेयर अबो इक्वेशन, या तो कंपेयर अबो इक्वेशन नहीं लिखना तो इक्वेशन नंबर 1 लिखो, अबो इक्वेशन विथ dy/dx प्लस पी वाई विच इज इक्वल टू क्यू। जो मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन है, जहां पे आपको पता है उससे आप इसे कंपेयर करो। डायरेक्ट आप चीजों को मत लिखो, अदरवाइज हो सकता है कि आपके जो स्टेप के जो आपको मार्क्स मिलने वाले हैं ना, वो गायब हो जाएंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूंगा तो फाइनली मुझे p इक्वल टू पता चल जा रहा है। p इक्वल टू मेरा आंसर कितना है दोस्तों? p इक्वल टू है 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। और q इक्वल टू अगर मैं बात, q इक्वल टू क्या है दोस्तों? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब। तो फाइनली ये वाला भी पार्ट मुझे पता है, फाइनली ये वाला भी पार्ट मुझे पता है। और हो सके तो इसे अगर आप बॉक्स बना दोगे तो बहुत अच्छी बात है। अब दोस्तों, इसके बाद अब देखो यहाँ पे, अब आपको निकालना है सपोज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने समझो, यहाँ पे मैं कुछ ये सब आपको नहीं पता है तो भी चलेगा, मैं यहाँ पे समझो लिख रहा हूँ। अब सपोज आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने निकाल लिया है। अब सपोज यहाँ पे जो भी आपका आंसर है, मैं आंसर के ऊपर नहीं जा रहा हूँ। अब यहाँ पे आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप जो भी आंसर आए फिर उसको इस तरह से आप एक बॉक्स बनाओ। इसका रीजन क्या है? अगर सपोज आपने नीचे आंसर सॉल्व किया और बाय चांस बाय लक खराब होने की वजह से आपका आंसर नीचे रॉन्ग हो गया, एग्जामिनर का ज्यादातर फोकस डायरेक्ट नीचे जाता है। अगर नीचे उसने देखा कि आपने रॉन्ग लिखा है तो थोड़ा सा उसका नजर ऊपर जाएगा कि आपने कहां पे रॉन्ग लिखा है। तो अगर आपने यहाँ पे बॉक्स बनाया है, तुरंत एग्जामिनर का नजर यहाँ पे पड़ जाएगा। और पढ़ने के बाद आपको कुछ नहीं, अगर सपोज ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर सही लिखा तो आपको 2 मार्क्स तो इजीली मिल जाएगा। कभी कभार अगर आपने समझो आपको पासिंग के लिए 1 मार्क्स चाहिए, तो ऐसे जगह पे ये हो सकता है एग्जामिनर आपको यहाँ पे 1 मार्क्स एक्स्ट्रा भी दे दे, क्योंकि आपने इस तरह से कंपेयर करके भी चीजों को लिखा है। तो इसलिए कोशिश करना है हर एक क्वेश्चन में स्टेप वाइज चीजों को लिखने के लिए। डायरेक्ट आप जो भी आपके फाइनल आंसर आते हैं उसको बॉक्स बनाने की कोशिश करो। अगर बॉक्स बनाओगे तो उससे एक इंपैक्ट अच्छा जाता है। और एक और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सपोज अगर आप कोई भी आंसर लिख रहे हो, जहां पे अगर पॉसिबल हो, जिस आंसर में, जैसे डबल इंटीग्रेशन के बहुत सारे आंसर्स में पॉसिबल है आप डायग्राम बना सकते हो, तो डायग्राम थोड़ा अच्छे से बनाओ, स्केल का यूज करो। कल के एग्जाम के लिए आप स्टेंसिल लेकर जाओ। डायरेक्ट मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ ऐसे ऐसे, थोड़ा सा अच्छे से डायग्राम बनाओगे, स्टेंसिल लेकर जाओगे, एक अच्छा इंपैक्ट। देखो, थियरी एग्जाम में भी मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा। मैंने थियरी एग्जाम में भी ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं जिसके अंदर जो मार्किंग स्कीम जो थी वो बिलो हमेशा 80 आउट ऑफ बिलो 70 रहती थी, और मैं हमेशा उसको क्रॉस मैंने किया। अभी तो आपका जो फिजिक्स ये सब के पेपर है 60 के होंगे, पर मैं आगे के पेपर की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको ऐसा थियरी पेपर भी लिखना है कि जिसके अंदर आपको अच्छे मार्क्स मिले, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं मैथ्स के ऊपर बना रहा हूँ। अब दोस्तों, एक तो मैंने आपको बता दिया। दूसरी चीज, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई इक्वेशन दिया है, अब यहाँ पे आप क्या करो, डायरेक्ट आप डेरिवेटिव मत लो। यहाँ पे आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये लिखना होगा। देन दोस्तों, यहाँ पे आपने dy/dx विच इज इक्वल टू, जो भी आंसर है इसको बॉक्स बनाओ। इन केस अगर आप नीचे कुछ लिख रहे हो, आपका रॉन्ग हो गया,
इसका मार्क्स आपको मिलेगा। तो प्लीज अगर ऐसे ऐसे दोस्तों हर एक क्वेश्चन में अगर मुझे 2 मार्क्स 1 मार्क्स 2 मार्क्स 1 मार्क्स और 4-5 क्वेश्चन में से 3-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें मुझे फुल मार्क्स भी आएगा या हो सकता है 1-8 मार्क्स कम हो जाए, आराम से पासिंग तक पहुंच जाओगे। तो ये अगर आपने, इसलिए मैंने बोला कि अगर आपको समझो डबल इंटीग्रेशन का जो पार्ट है, आप डबल इंटीग्रेशन के पार्ट में डायरेक्ट मत सॉल्व करो। मैं देखता हूं कि बहुत सारे बच्चे जब मैं पेपर या ट्रिपल इंटीग्रेशन में यहाँ पे बता रहा हूं, अगर समझो ये जेड का लिमिट है तो आप एक जगह पे ऐसा जेड लिखो, एक जगह पे ऐसा वाई लिखो दोस्तों, और एक जगह पे ऐसा एक्स लिखो। देन नेक्स्ट स्टेप में फिर इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। ऐसा थोड़ा दिखाओ, जिससे क्या होगा कि जितना एग्जामिनर को चीजें दिखाओगे ना उतना आपके लिए अच्छा होगा, उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। डायग्राम, जहां पे अगर डायग्राम पॉसिबल हो वहां पे डायग्राम बनाने की कोशिश करो। जहां पे आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज कर रहे हो, अगर पॉसिबल हो तो साइड में अगर आप फॉर्मूला लिख दोगे तो बहुत अच्छी बात है। फाइनल आंसर को मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको बॉक्स बनाने की काफी जरूरत है, और क्वेश्चन में अगर कोई भी चीज रॉन्ग हो जा रहा है तो उसको ऐसा 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 करने की जरूरत नहीं है। आप हल्का सा उसको ऐसा कट करो फिर नीचे चले जाओ। और एक चीज याद रखना, ये कट वाला ही पार्ट कभी कभी चेक होता है, और हमेशा इंजीनियरिंग में बोला जाता है कि अगर आपका कोई भी चीज रॉन्ग हो गया तो उसको कट मत करो। कब तक? जब तक आप नीचे का पार्ट लिख नहीं रहे हो। जब तक आप नीचे का पूरा अटेम्प्ट कर लो, हो सकता है कट किया हुआ पार्ट पे भी आपको मार्क्स मिलने वाला हो, तो इसलिए पहले नीचे वाला पार्ट अच्छे से अटेम्प्ट करो, देन पार्ट को कट करोगे तो अच्छा है। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप चीजों को लिखोगे तो आपको स्टेप वाइज मार्क्स मिलेंगे। और कहीं कहीं पे अगर आपको अगर पॉसिबल हो, जैसे कि अब मैं ये वाले फॉर्मूलेस मत लिखो, जैसे आपने x⁻n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज किया तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। मैं कौन सा फॉर्मूला बोल रहा हूँ, जैसे अगर कहीं आपने ये वाला फॉर्मूला यूज किया है, अंडर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + a² dx, इस तरह के अगर आपने फॉर्मूले का यूज किया है तो आप इस तरह के फॉर्मूले को आप लिख सकते हो। तो इस तरह से अगर आपका पेपर प्रेजेंटेशन रहा और इस तरह से अगर आपने आंसर्स को लिखा तो आपको कल के एग्जाम में हो सकता है कि जो मिलने वाले मार्क्स होंगे उसके कंपैरिजन में बहुत अच्छा मार्क्स मिले। और 9:30 को मैं आ रहा हूँ, तो फटाफट जितना हो सके अपने दोस्तों तक शेयर करो कि 9:30 को मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको कल के एग्जाम से रिलेटेड गाइड कर सकूँ। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। अभी भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके अभी भी रात भर में, बहुत टाइम गया नहीं है, रात भर में भी आराम से 2 से 3 मॉड्यूल का अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हो। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।